दोस्तों नमस्कार। यह चुनाव गजब का है। 4 जून को इस देश में अगर सत्ता बदल गई तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उसके बाद इस देश में क्या क्या बदलेगा। और ना बदले इस परिस्थिति के लिए इस देश के भीतर में जो बड़ी कतार सत्ता के साथ बीते 10 वर्षों से लगी हुई है, वह ना बदलने देने की स्थिति के लिए क्या कुछ इस चुनाव में झोंक रही है और आने वाले वक्त में झोंक देगी, इसकी भी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। यानी राजनीतिक तौर पर यह चुनाव इस देश की उन परिस्थितियों को जी रहा है जिसको लेकर सत्ता की अपनी परिभाषा है और विपक्ष उस परिभाषा को खारिज करके बिल्कुल नए तरीके से इस देश को समझाने निकला है कि दरअसल जो दिखाया जा रहा है वह कितना गलत है। और यही वो लकीर है जिसको पढ़ना, जानना, समझना आज शायद आपकी भी जरूरत होगी, क्योंकि सत्ता के भीतर की हड़बड़ाहट इस बात से समझी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर एसबीआई को निर्देश दे रहा है और आज जिस तरीके से जिरा हुई, उसके भीतर जिस तरीके से इस देश के इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ने भी कूदने की कोशिश की, उसका मतलब क्या है। आज ही के दिन जब चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के होम सेक्रेटरी को बदल डाला, जिस तरीके से 3 राज्यों में और भी परिवर्तन हुए, इस सक्रियता का मतलब क्या है। और खास तौर से जब विपक्ष सत्ता द्वारा गढ़ी गई परिभाषा को बदलने निकल पड़े या फिर जनता को उस आईने को दिखाना शुरू कर दे कि देखिए जो बताया जा रहा है वो कितना गलत है, और उस गलत परिस्थितियों के सामने एक चेहरा किसी दूसरे का नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो यह हड़बड़ाहट राजनीतिक तौर पर और तीखी हो जाएगी। और शायद इसीलिए एक शब्द भारत की राजनीति में नए तरीके से निकल कर आया। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में जब राहुल गांधी ने शक्ति का जिक्र किया तो सुबह होते होते प्रधानमंत्री ने उस शक्ति को इस देश में महिलाओं के साथ जोड़ा, आराधना और आस्था के साथ जोड़ा, और इस बात की तस्दीक करने लग गए कि दरअसल वह उन शक्तियों के साथ है जो इस देश में खास तौर पर हिंदू धर्म के भीतर महिला शक्ति के तौर पर परिचायक है। राजनीतिक तौर पर शक्ति का मतलब तो इस देश के उस कॉरपोरेट के हाथों में सब कुछ सौंपने की बात थी, जिसका जिक्र लगातार हो रहा था कि आखिर इस देश में हवाई अड्डे किसे दे दिए गए, बंदरगाह किसे सौंप दिए गए, रेलवे लाइन भी प्राइवेट हाथों में क्यों दी जा रही है। इस देश के भीतर में कोई भी बिजनेस हो, कोई भी खादान हो, कोई भी मिनरल का सवाल हो, सब कुछ कॉरपोरेट के हवाले है, तो ताकत तो वहीं पर है, और उस ताकत के एक मुखौटे के तौर पर मौजूदा सरकार तो नहीं है। आज शक्ति को लेकर राजनीतिक तौर पर जब प्रधानमंत्री मैदान में कूदे तो उनकी पहली राजनीतिक सभा ने ही इस बात का अंदेशा दे दिया कि प्रधानमंत्री शक्ति को लेकर न सिर्फ भावुक हो गए हैं, बल्कि राजनीतिक तौर पर वो समझने लगे हैं कि जिस बातों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर जनता ने उसी रूप में उन बातों को ले लिया तो फिर 2024 का चुनाव उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और कल बात बात में राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि देखिए पता नहीं कल किस मुद्दे को उठाकर ये किस तरीके से इस देश का ध्यान डाइवर्ट कर देंगे, यानी दूसरी दिशा में ले जाएंगे। आज जब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया तो बकायदा उसको नए सिरे से परिभाषित करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा वक्तव्य भी लिख डाला। लेकिन आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री हड़बड़ा रहे हैं या गुस्से में हैं, तो उसकी वजह इस दौर में चुनाव के वक्त ऐसी स्थिति क्यों आ गई है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए जो इस वक्त बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी रैली कर रहे हैं। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है,
और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। दरअसल जैसे ही हिंदू धर्म का जिक्र होता है, वैसे ही चुनाव के वक्त में वोटों के ध्रुवीकरण का शोर मचने लगता है। और अगर आप ध्यान दीजिए तो अयोध्या में राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, उसके बाद आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का देश भर में घूम घूम कर इस बात का प्रचार करना दरअसल वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति की एक स्थिति थी। इस दौर में जब सीएए का जिक्र हुआ तो भी वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको लेकर भी कयास लगने लगे। लेकिन पहली बार अगर ध्यान दीजिए तो 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो या इस दौर में अलग अलग राज्यों का चुनाव ही क्यों ना हो, तमाम वक्त में वोटों के ध्रुवीकरण हिंदू और मुस्लिम के आसरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसको लेकर कई चाल राजनीतिक तौर पर चली गई। लेकिन 2024 के चुनाव में अभी तक ऐसा कोई नजारा सामने आ नहीं रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण इस देश में धर्म के आधार पर होने लग जाए। अभी भी जातियों में परिस्थितियां उलझी हुई है। तो क्या इस शक्ति शब्द के आश्रय राजनीति के ध्रुवीकरण की सोच इस दौर में बीजेपी के भीतर से पनपी है? क्योंकि दूसरी तरफ राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, हमें लगता है उसको भी आज सुनना चाहिए। उन्होंने बाकायदा एक वक्तव्य सोशल मीडिया में जो डाला, उन्होंने कहा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उसका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस व्यक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है, हम उसको सुनाएं उससे पहले हमें लगता है कल राहुल गांधी जिस शक्ति का जिक्र कर रहे थे उसका छोटा सा हिस्सा इस दौर में सुनना चाहिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। ये बात तो कल कही गई थी और आज सोशल मीडिया में उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। राहुल गांधी ने लिखा कि वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है।
उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपए का कर्ज ना चुकाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को, अग्निवीर को तोहफा दिया जाता है जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। आगे उन्होंने लिखा कि उस शक्ति का दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है और उस शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम ना लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति का मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई इस शक्ति को लेकर राजनीतिक तौर पर भुनाने के लिए बीजेपी निकल पड़ी, जिनके स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ एक सभा में बल्कि कई सभाओं में, एक तरफ तेलंगाना में और उसके बाद कर्नाटक पहुंचकर भी उन्होंने इस शक्ति का जिक्र किया। तो क्या राजनीतिक तौर पर एक हड़बड़ाहट दिखाई दे रही है? यह सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इसके परिस्थिति में दूसरी स्थिति देखिए, जहां पे कॉरपोरेट पहली बार राजनीतिक परिस्थितियों में आकर फंस गया है, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर एसबीआई को जब बुलाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जरिए, तो उन्होंने बहुत लंबी बहस के बाद 3 बातों का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा 21 मार्च तक सारी जानकारी आपको दे देनी है। एसबीआई चेयरमैन को एक हलफनामा यानी एफिडेविट भी देना है जिसमें उनको लिख कर देना है अब उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, और किस डोनर ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया इसकी भी जानकारी देनी है। राजनीतिक तौर पर ताकत अगर कॉरपोरेट के पूंजी से बढ़ती है और उस पूंजी पर रोक लगाने या इस देश की जनता के सामने वह पूरा का पूरा सच उभर कर सामने आ जाए, अगर इसको बताने की कोशिश इस दौर में हो रही है या सुप्रीम कोर्ट के भीतर से यह आवाज आ रही है, तो कम से कम आज जो जिरह हुई है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, उसने यह इंडिकेट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को डाइवर्ट करने के लिए बकायदा किस तरीके से सीआईआई हो, फिक्की हो, एसोचैम हो यानी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को भी कहीं ना कहीं बीच में लाने की कोशिश की गई। यह पूरी जिरह सुनिए, उससे पहले आज क्या हुआ, प्रशांत भूषण ने बाहर निकलकर इसकी जानकारी दी। Supreme Court heard its notice to the State Bank asking them why they had not disclosed the alphanumeric details on each bond, alphanumeric number on each bond of the purchaser as well as of the party which redeemed those bonds. But before the court could hear the State Bank, there were 3 applications filed by the 3 industry organizations, FICCI, CII and ASSOCHAM, in which a prayer has been made that the bond number should not be disclosed so that the donor details don't come out. However, the Chief Justice told the lawyer for these organizations that their application was not on record, they would not be heard, and moreover, everybody was put on notice in the interim order of April 2019 that if the court finally allows these petitions about challenge to the electoral bond scheme, then all details may have to be disclosed. And therefore the court then heard the State Bank. तो क्या राजनीतिक तौर पर सरकार या सत्ता ये समझ चुकी है कि अगर जनता के सामने इस देश के तमाम कॉरपोरेट्स के नाम आ गए कि उन्होंने ही बीजेपी को इस दौर में कितना डोनेशन दिया है और इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो पैसा वो दे रहे थे उसकी एवज में उन्हें क्या क्या मिला, जब यह रिपोर्ट सामने आने लगेगी तो इस देश के कॉरपोरेट की पूरी इमारत ढह के गिर जाएगी। शायद इसीलिए आज जैसे ही बहस शुरू हुई वैसे ही बकायदा वरिष्ठ वकील जो एक वक्त अटॉर्नी जनरल सरकार के थे, मुकुल रोहतगी साहब, वो आए और उन्होंने कहा कि मैं फिक्की और एसोचैम की तरफ से
आपको बताने आया हूं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके लिए कोई अलग व्यवस्था की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, प्रक्रिया शुरू हो चली है। तो दूसरे वकील मैथ्यूज ने कहा कि जनता की पीठ के पीछे पूरा जजमेंट दे दिया गया, यानी गुस्सा कैसे है यह नजर आता है कि सब कुछ सामने जनता के आ जाएगा क्या। तब चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि मुझसे चिल्लाकर मत बोलो, अगर एप्लीकेशन फाइल करनी है तो करो, हम आपको नहीं सुन रहे। और तब जस्टिस गवई ने उसके आगे कहा कि आप पर तो कंटेम्प्ट नोटिस चाहिए क्या आपको। इसके बाद जब बहस शुरू हुई इस बात को लेकर, उससे पहले फिर एससीबीए के अध्यक्ष आदर्श अग्रवाल ने रिव्यू के लिए दायर की गई याचिका का ध्यान बेंच को दिलाना चाहा। तो सीजीआई ने बहुत साफ तौर पर कहा, यानी चीफ जस्टिस को कहना पड़ा, अगर आप एक वरिष्ठ वकील हैं और साथ ही एससीबीए के प्रेसिडेंट भी हैं और आपको प्रक्रिया की जानकारी है, आपने मुझे एक चिट्ठी भी लिखी, यह सब पब्लिसिटी के लिए है, इसे यहीं छोड़ते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का संगठन है, उसके अध्यक्ष को भी इस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने झड़प दिया। और उसके बाद बात शुरू हुई कि हमने जो एसबीआई को नोटिस भेजा था, तब हरीश साल्वे खड़े हुए, उन्होंने कहा कि एसबीआई की तरफ से मैं आया हूं। एक प्रक्रिया को समझिए किस तरीके की हड़बड़ाहट या गड़बड़ाहट इस दौर में सत्ता के भीतर है। इसीलिए वो राजनीतिक मुद्दों को तलाश रहा है, जिससे लोगों का ध्यान उधर चला जाए। शक्ति उसी बात की कहीं ना कहीं ऊर्जा है या शक्ति उसकी उत्पत्ति है। राजनीतिक तौर पर जब ये पूरी जिरह शुरू हुई, हमें लगता है आज इसके एक एक शब्दों को सुनिए। जब हरीश साल्वे ने कहा कि एसबीआई की ओर से मैं आया हूं, तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने कहा था कि सारी डिटेल्स सामने लाइए। इसमें बॉन्ड नंबर की भी बात थी, जो भी उस दौर में किसी भी तरीके का जो खुलासा करने की बात थी, उसमें एसबीआई सेलेक्टिव ना रहे, तमाम जानकारियों का खुलासा कीजिए, हमारे आदेशों का आप इंतजार ना करें। हमें उम्मीद है कि एसबीआई कोई भी किसी भी तरीके से ईमानदार रहेगा और आपके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो भी जानकारी है वो सब कुछ सामने रखिएगा। तो सीजीआई ने और आगे एक कदम बढ़ाया और कहा कि एसबीआई ये चाहती है कि हम उसे बताएं कि जानकारियों का खुलासा करना है और उसके बाद वो जानकारी का खुलासा करेंगे। एसबीआई के रवैये से ऐसा लग रहा है जो सही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सारी डिटेल्स, जो भी डाटा है, सब कुछ दीजिए। तब हरीश साल्वे जो एसबीआई के वकील थे, उन्होंने कहा कि क्या मैं बता सकता हूं कि एसबीआई ने ऑडिट को किस तरह समझा और हम आपको सब कुछ देंगे। तब चीफ जस्टिस ने कहा, हम इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी हर वो जानकारी चाहते हैं जो आपके पास है। तब हरीश साल्वे ने कहा कि 2019 में भी आपने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि राजनीतिक दलों से जुड़ी जानकारी बंद लिफाफे में दी जाए। चीफ जस्टिस को यहां गुस्से में कहना पड़ा, हम ये मान रहे हैं कि आप किसी राजनीतिक दल की तरफ से जिरह नहीं कर रहे हैं। और तब हरीश साल्वे ने कहा, अगर बॉन्ड में जो बात आ रही है तो वो सब कुछ हम आपको दे देंगे। तब चीफ जस्टिस ने कहा, हमें यह बताइए कि एसबीआई ने खरीद के वक्त किस फॉर्मेट में इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा जमा किया था। हरीश साल्वे ने कहा, उस वक्त हम पर गोपनीयता का दबाव था। इन्होंने कहा, हम पूछ रहे हैं आपसे किस फॉर्मेट में। तब उन्होंने कहा, 2 फाइल में डाटा सेव किया, बॉन्ड नंबर सिर्फ बॉन्ड पर था और यह केवल यूवी लाइट में दिखता था। चीफ जस्टिस ने कहा, यह सिर्फ सिक्योरिटी फीचर है या इसको ऑडिट भी किया जा सकता है। तो हरीश साल्वे ने कहा, यह सिक्योरिटी फीचर है, ऑडिट ट्रेड अलग है। तब चीफ जस्टिस को कहना पड़ा, आपके ब्रांच नंबर जिस रूप में करते हैं, मिलान करते हैं, तो कैसे तय करते हैं कि यह फर्जी इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं है। तो साल्वे ने कहा, यह बिल्कुल एक नोट की तरह है, करेंसी नोट की तरह है। तब चीफ जस्टिस ने कहा, जब आप अल्फा न्यूमेरिक को स्कैन करते हैं तो आपको कौन सी जानकारी मिलती है। साल्वे ने कहा, इनका आपस में संबंध नहीं दिया गया है। तब चीफ जस्टिस ने कहा, एसबीआई को बॉन्ड की जानकारी सबके सामने रखनी है, आप एक एफिडेविट दाखिल कीजिए कि आपने कोई जानकारी नहीं छिपाई। इसके बाद साल्वे ने फिर चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर देंगे, हम हर जानकारी दे देंगे जो हमारे पास है, कुछ भी नहीं छुपाएंगे, हम बोर्ड नंबर भी दे देंगे। वोटर्स की जानकारी में ये बात हो, ये अलग मसला है। अगर फिर याचिका दाखिल की जाती है तो इसकी जांच करो, उसकी जांच करो। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अदालत के आदेश का मकसद ये नहीं है और मीडिया हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है, पिटिशनर्स भी हैं।
तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा एसबीआई के चेयरमैन 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक एफिडेविट दाखिल करें और हमें बताएं कि आपने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। राजनीतिक तौर पर अभी तक बीते 4 सालों से जो कुछ इस देश में हो रहा था, 2019 में पहली बार यह मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर आया और अब 2023 से शुरू हुआ और 2024 में यह स्थिति आ गई ठीक चुनाव से ऐन पहले। यानी ध्यान दीजिए, इस दौर में भारत की राजनीति के सामने कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो बीते 10 बरस की उपलब्धियों के खांचे में मोदी सरकार को जिता दे, और विपक्ष के पास अपनी उपलब्धियों का कोई ऐसा खांचा नहीं है जिसके जरिए वो कुछ ऐसी चोट कर दे। लेकिन इस दौर में सुप्रीम कोर्ट सक्रिय है। इस दौर में उन मुद्दों को लेकर सड़क पर निकले राहुल गांधी की पूरी यात्रा सक्रिय है और राजनीतिक तौर पर जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं वो मीडिया से गायब है। और शायद इसीलिए इस सक्रियता के भीतर आज चुनाव आयोग भी सक्रिय नजर आया जब उसने 6 राज्यों के गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश यहां के होम सेक्रेटरी को बदल दिया। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को बदल दिया, वहां के डिप्टी कमिश्नर को बदल दिया, जो अलग अलग जगहों पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के, उसको बदल दिया और बंगाल के डीजीपी को भी बदल दिया। राजनीतिक तौर पर यह मशक्कत अभी शुरू ही हुई है और इस मशक्कत का अंत कहां पर होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन आखिर की 5 बातें आप अपने जहन में रखिए। इस देश के भीतर की ताकत, सबसे बड़ी मजबूत ताकत कॉरपोरेट की पूंजी में है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है, कम से कम इस दौर में। दूसरी बात, उसी पूंजी को लेकर इस देश के भीतर में तमाम गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती है जिससे प्रभावित देश होता है, चाहे वो अग्निवीर का सवाल हो, चाहे मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जिक्र इस देश में खुलकर हो रहा हो। यानी पूंजी है, पूंजी के लिए पॉलिसी है और उस पॉलिसी के आश्रय कॉरपोरेट के नेटवर्थ में कैसे बढ़ोतरी होगी, उस दिशा में यह ताकत चली जाती है। और चौथा सवाल वहीं से निकलता है कि इसीलिए इस दौर में सबसे ज्यादा वेलफेयर योजनाओं का ऐलान इसलिए किया गया क्योंकि जनता अगर बेचारगी की स्थिति में आकर खड़ी हो जाएगी तो उसके भीतर का आक्रोश कम से कम राजनीतिक तौर पर ना जागे तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अभी नहीं 2028 तक देते रहेंगे, इसका जिक्र इस चुनाव से पहले कर दिया गया। यानी इस देश की बहुसंख्य गरीब जनता को सरकार की योजनाओं पर आश्रित कर दिया जाए, यह चौथी परिस्थिति थी। और 5वीं परिस्थिति, इस देश के भीतर में इस दौर में कम से कम कोई ऐसा मुद्दा अभी तक उभर कर नहीं आया है जो वोटों का ध्रुवीकरण इस रूप में कर दे जिसका लाभ बीजेपी को मिल जाए, जिसका प्रयास वो करती रही है। तो क्या राजनीतिक तौर पर यह मुश्किल हालात आने वाले वक्त में और एग्रेसिव होंगे? शायद हां। इंतजार कीजिए, यह चुनाव का वक्त है। इस चुनाव के वक्त में ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी, टकराएगी और आपको उन खींची गई लकीरों को समझने और बताने के लिए हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।